नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। यूपी उपचुनाव को लेकर यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के साथ-साथ अब बसपा भी एक्टिव मोड में आ गई। नारों का दौर जारी है। पहले बीजेपी की तरफ से एक नारा आया, उसके बाद सपा ने इसके काट में कई तरह के नारे लगाए, जवाब दिए काट में। लेकिन अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस नारों के दौर में एंट्री ले ली। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भाजपा और सपा नारों के जरिए प्रचार कर रही है और जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि असल में ये नारा होना चाहिए कि बीएसपी से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे और आगे सुरक्षित भी रहोगे। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपी की राजनीति में नारों का दौर चल रहा है, बयानबाजियां हो रही है, वार पलटवार हो रहा है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नारों को लेकर जुगलबंदी छिड़ी हुई है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार, सुरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, अजीत नाहर जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अनुपम मिश्रा जी से लेना चाहूंगी। अनुपम जी, अगर बात करें यूपी की राजनीति की, तो अभी पहले बीजेपी की तरफ से एक नारा आया, उसके बाद विपक्ष भी तरह-तरह के नारे दे रही है इसके काट में, लेकिन अब बसपा प्रमुख मायावती भी एक्टिव हो गई। तो अगर बात करें 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, तो क्या लगता है मायावती कितना असर डाल पाएगी अपने नारे से? समा देखें, जहां तक नारों का सवाल है, जिस जी। तरह के नारे बहुजन समाज पार्टी ने अपने पूरे अस्तित्व में दिए हैं, उनका आज भी कोई मैच नहीं है। अगर आज 90 की दशक की शुरुआत से आप शुरुआत तिलक तराजू तलवार से नारा चलता चलता कैसे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो किस तरह बहुजन समाज से सर्व समाज और किस तरह के नारे जो बसपा ने दिए हैं और उनका जिस तरह चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, तो हकीकत ये कि नारों के मामले में तो आज भी बहुजन समाज पार्टी का कोई मैच नहीं, जितना पिछले 30-35 सालों में बीएसपी ने नारे दिए हैं और उनको जमीन पे उतारा भी है, उससे फायदा भी लिया है। लेकिन जहां तक इस उपचुनाव की बात है, इसमें 2-3 चीजें देखने की हैं कि पहले तो बसपा कभी उपचुनाव लड़ती नहीं थी। इधर आपने देखा 2 बार से उन्होंने उपचुनाव में अपनी शिरकत शुरू की है। दूसरी बात, ये उपचुनाव भी बसपा का बहुत ही आधे अधूरे मन से लड़ता हुआ उपचुनाव नजर आ रहा है। आप देखिए कि उन्होंने आकाश आनंद की ड्यूटी झारखंड में और महाराष्ट्र में लगा रखी है। तो एक तरफ आप उनको आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करती हैं और दूसरी तरफ आप अब उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार भी नहीं करने दे रही हैं। खुद मायावती जमीन पे उतर के चुनाव प्रचार करती नहीं है। वो यदा कदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्विटर के माध्यम से बोलती हैं, इससे ज्यादा वो होती नहीं है। तो ऐसे में विश्वनाथ पाल और सतीश चंद्र मिश्रा मिलके बहुजन समाज पार्टी को इस उपचुनाव में कितना आगे ले जा पाएंगे, इट इज एनीबॉडीज गेस। मुझे नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। और ये उसके लिए थोड़ा सा डैमेजिंग इसलिए भी है क्योंकि नगीना से जो कहानी शुरू हुई थी चंद्रशेखर रावण की, चंद्रशेखर इस बार देखिए 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। तो चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो दलित वोट है उसको फाइनली बसपा और मायावती से लगातार मायूसी हासिल हो रही है। लोकसभा में 0, विधानसभा में 1, तो कुल मिलाकर मायावती की जो घटती स्ट्रेंथ है उसका चंद्रशेखर रावण लाभ उठाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये उपचुनाव बसपा बहुत ही आधे अधूरे मन से लड़ रही है सर। चलिए ठीक है अनुपम मिश्रा जी, फिर आप करूंगी सीधा रुख करना चाहूंगी सुरेंद्र दुबे जी का। सुरेंद्र दुबे जी, अगर बात की जाए उपचुनाव की, तो मायावती का यूपी को लेकर प्लान क्या है? देखिए, इनका प्लान मायावती का कुछ नहीं है। मायावती का प्लान अब बीजेपी तैयार करती है और ये बीजेपी की सुविधा के अनुसार अपना प्लान बनाती है। पिछले कई चुनावों से आप देख लीजिए, लगातार इनका वोट बैंक घटता जा रहा है और चुनाव में तो चलिए कुछ इनका नाम हम सुनाई भी पड़ने लगता है। जब चुनाव नहीं होता तो ये बिल्कुल से हाइबरनेशन में चली जाती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने मान लिया है कि वो अपने उच्चतम शिखर पर हैं
इसके आगे जा पाने की अब उनकी हैसियत नहीं है। और अभी अनुपम ने ठीक कहा कि जब आनंद को यहाँ लगाना चाहिए था यूपी में जहाँ आपका बेस है, तो आपने झारखंड में लगा दिया। वहां आनंद को कौन जानता है? वो इसीलिए लगा दिया कि ये कहने को रहे कि देखिए हमने जो उत्तराधिकारी उसको हम राजनीतिक रूप से एक्टिव रखे। और ये जो 2-3 मसले हुए, देखिए जब पहले सबसे पहले 2005 मेरे साथ 12 में सत्ता बनी थी मायावती की, तब इनको ब्राह्मणों ने बहुत जम के सपोर्ट किया था। उसके बाद फिर सतीश चंद्र मिश्रा, ऐसा लगता था कि यही इनकी करता धरता, वो सारी रणनीति बनाते थे। अब 2 साल से सतीश चंद्र मिश्रा कहाँ, ये हमको पता नहीं। मैं खुद ही कभी कोई जांच पड़ताल करने लगता हूँ कि मिश्रा जी है कि पार्टी छोड़ दी है कि निकाल दिए गए हैं या मायावती ने मना कर दिया तुमको कुछ नहीं करना है। ये सब चीजें बताती है कि राजनीतिक रूप से उस ढंग से सक्रिय नहीं है जैसे रहना चाहिए। हो सकता है उनका स्वास्थ्य न साथ दे रहा हो। भाई मायावती कोई बाहर बहुत निकलती तो है नहीं, न प्रेस से मिलती न किसी से मिलती है। बिल्कुल। वो अपने महल में बैठ करके राजनीति करती रहती है। तो एक दौर था जब दलित वर्ग स्पेशली जाटव इनके साथ पूरी था। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए, तो आए इसीलिए कि सबसे पहले उन्होंने दलित वर्ग को तोड़ा, स्पेशली जाटव को काफी हद तक इनसे खींचा, बाकी अन्य दलित उनको मिला, ऐसे बैकवर्ड में उन्होंने किया। यादव जो तो बहुत नहीं खींच पाया, अन्य जो ओबीसी था उसके सहारे भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी साख जमा ली। अब दिक्कत है कि इसके बाद जब भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो, जो विधानसभा का हो, हमने अभी 24 का भी चुनाव देखा, 19 का भी चुनाव देखा था, घूम घुमा के इनकी स्थिति जो है लगातार खराब होती जा रही है। तो मैं नहीं मानता हूँ। देखिए मायावती जी बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, उनके पास अभी भी कहने को लोग थोड़ा बहुत कैडर है। लेकिन देखिए जब आप अपने कैडर को या अपने कार्यकर्ताओं को कोई दिशा नहीं देती, तो देखिए आजकल जो कैडर है, कार्यकर्ता है, वो पुराने जमाने का कैडर नहीं है, या कम्युनिस्ट पार्टी वाला कैडर नहीं है जो मजदूर आंदोलन की वजह से आपके साथ जुड़ गया। अब जो कैडर आपके साथ जुड़ता है वो चाहता है कि उसकी थाने में, कार्यालय में, बिजली घर में, सब जगह चले, मोहल्ले में उसका दबदबा हो। तो तब होगा जब सत्ता उसके पास कहीं से होगी। तो सत्ता के काफी अरसे से निकट नहीं है और हर बार इनकी सीटें घटती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जानबूझकर अपने को मतलब मुख्य रणभूमि से पीछे किए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, या इनके भाई और भतीजे दोनों के नाम से तमाम अनाम प्रॉपर्टीज हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि देश के अन्य नेताओं के तो खिड़कियों से सीबीआई, ईडी ऐसे झांकती रहती है कि मायावती के तो दरवाजे पर ही बैठी हुई, या कहने चाहिए आंगन में घुसाई। तो इसलिए मायावती जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उम्र के अब उस दौर में आ गई हैं, अब उनके पास काशीराम जैसा कोई उनका संरक्षक भी नहीं है जो उनकी कहीं रक्षा कर पाएगा। इसलिए वो बस राजनीति कर रही हैं। हमको अगर ये लग रहा कि वो सपा को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएंगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ जो है लड़ाई बीजेपी वर्सेस सपा एंड कांग्रेस। जी चलिए ठीक है सुरेंद्र दुबे जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी अजीत नाहर जी का। अजीत जी, अगर बात करें उपचुनाव की, तो क्या मायावती इस उपचुनाव में हिस्सा लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रही है? नहीं, ऐसा लगता नहीं है। जैसा मैं बिल्कुल अनुपम जी और सुरेंद्र जी से बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा कुछ लगता नहीं है। बहुत बड़ा कुछ फर्क नहीं आने वाला है। यहाँ पर मायावती जी ने एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है उनका। आकाश आनंद को भी दूसरी स्टेट्स में भेज दिया, खुद महल में रह करके काम करे, बिल्कुल सही बात है। तो वो अब खत्म हो चुकी है कहानी। जैसा ईडी सीबीआई सब बैठी हुई है उनके यहाँ, तो मोदी जी उनकी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, बात तो सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी ही के हिसाब से ही वो अपना एक्शन लेती है।
ये आज से नहीं, ये पिछले 4-5 सालों से यही देखने में आया है। तो ये स्वयं उन्होंने अपने खत्म कर लिया धीरे-धीरे आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में मायावती जी हाशिए पर चली जा चुकी है और अब नए नेता उभर कर के आ रहे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी समय चाहिए अभी। अभी बहुजन समाज के लिए जो कोई अग्रणी नेता नहीं है इस वक़्त देश में, तो वो जो लोग हैं उसमें भी बड़े जो नेता हैं वो सब बीजेपी में चले गए हैं। तो नए कोई नेता नहीं है जो बहुजन समाज का कर्ता-धर्ता हो या उनका अग्रणी होकर के उनका मतलब लीडरशिप करे। तो यहाँ पर मुझको लगता है कि थोड़ा सोचने लायक बात है मायावती जी के लिए। और जो मुझको लगता है कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने आप को रिटायर कर लिया है। तो रिटायर के हिसाब से वो अपना काम कर रही हैं। बस एक अस्तित्व की लड़ाई है कि चलो ठीक है, एक अस्तित्व है इसलिए चुनाव लड़ लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह दिखेगा। तो ये बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आकाश आनंद से हम वो उम्मीद नहीं कर सकते जो काशीराम जी या मायावती से को हमने देखा था। तो वो उम्मीद हमें आकाश आनंद से तो नहीं है। और चंद्रशेखर रावण मुझको लगता है उससे ज्यादा आगे निकल सकते हैं। तो वो संभावनाएं नगण्य है। इस वक्त वैसे भी देश अलग दिशा से गुजर रहा है। अभी तो दूसरी परिपाटी चली, दलित तो बहुत हाशिए पर ही है। अभी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही कहानी चल रहा है। दलितों का देखिए आने वाले समय में क्या होगा। तो एक नया दौर है इस वक्त में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये बिल्कुल इनके आमने सामने की लड़ाई। कांग्रेस ने भी अपने आप को पीछे रखा हुआ है क्योंकि कांग्रेस को मालूम है उपचुनाव में कुछ कर नहीं सकती यहाँ पर। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को जो सपोर्ट दिया उन्होंने, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को थोड़ा मिलेगा और बसपा के लड़ने से थोड़ा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। तो दोनों अभी टक्कर वापस बराबर की हो गई। तो यहाँ पर मायावती जी के लिए कहूंगा कि अभी ये तो रिटायरमेंट का टाइम है उनका। आगे हम ज्यादा उनको देख नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। चलिए ठीक है अजित नाहर जी, फिर आप करूंगी सीधा रुख करना चाहूंगी अनुपम मिश्रा जी का। अनुपम जी, जैसा कि आपने भी कहा अभी कि आकाश आनंद को मैदान में यूपी में उतार नहीं रही है मायावती खुद मैदान में जाकर प्रचार करती नहीं है, या तो ट्वीट के जरिए या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखती है, ये जग जाहिर है। तो क्या ऐसे में मायावती जो है वो किसका वोट काटने का काम करेगी? मायावती के होने से किससे फायदा और किससे नुकसान पहुंचेगा? अनुपम मिश्रा जी, माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए जी। तो देखिए, मायावती किसी का वोट काट नहीं रही है। हकीकत ये है कि मायावती के चुनाव में ना होने से मायावती का एक देखिए 2019 में इनके पास करीब 19% वोट था। वो अब 24 में गिर के केवल 9% रह गया, 9.9%, 10% वोट कम हो गया। तो अब उनका जो वोट है वो एक फ्लोटिंग वोट है, जो कि कभी आपको भाजपा की तरफ जाता नजर आता है, कभी उसका एक हिस्सा सपा की तरफ जाता नजर आता है। 2022 में जब एक नारा हुआ था आ रहे हैं अखिलेश, तो मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि वो जो आ रहे हैं अखिलेश वो नारा नहीं धमकी लगने लगा। और ऐसी तमाम सीटों पे आपने देखा कि जहां पे दलितों ने समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए भाजपा का रुख किया। इस बार आपने संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा, इस नाम पे बहुत दलितों का एक वोट आपको समाजवादी पार्टी की तरफ जाता नजर आया। तो अब ये एक बड़ा फ्लोटिंग वोट हो गया। दूसरी तरफ एक बात साफ नजर आ रही है, एक बात समझिए सब आप, मतलब मुस्लिम वोट के बगैर किसी क्षेत्रीय पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे मुस्लिम वोट के बगैर कोई भी पार्टी कहीं पे स्टैंड नहीं करती है। मायावती का जो आपको डाउनफॉल नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण से नजर आ रहा है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह, जिसे कहना चाहिए एक तरफ, जिसे कहना चाहिए एक पूरी तरफ जुट गया है कि किसी भी तरह हमको बीजेपी को रोकना है। आप इसको, इसका एग्जाम्पल देखें, 2024 में इन्होंने भाजपा को रोकने के लिए मुस्लिम वोट इस कदर एकाग्रित हुआ कि उसने बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया। वो बदरुद्दीन अजमल जो इतने लंबे लंबे मार्जिन से जीतते रहते थे असम से, वो 10.5 लाख वोट से हार गए। इतना एकाग्रित हुआ कि उन्होंने ओवैसी को हरा दिया। इतना एकाग्रित हुआ कि ओवैसी की हिम्मत तो नहीं पड़ी कि उत्तर प्रदेश में आ जाए। तो जो मुस्लिम वोटों का ये जबरदस्त ध्रुवीकरण नजर आ रहा है कि केवल हमको एक कैंडिडेट के पीछे जाना है भाजपा को रोकने के लिए, उसकी, और वो जाहिर सी बात है इसमें उनको समाजवादी पार्टी ज्यादा मुफीद नजर आती है, समाजवादी पार्टी ज्यादा केपेबल नजर आती है भाजपा को रोकने के लिए। फिर उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन भी हो गया। तो इसके चलते पूरा मुस्लिम वोट उस गठबंधन की तरफ चला गया और मायावती मुस्लिम वोट, बिना मुस्लिम वोट के ना सपा कुछ कर सकती है, ना राष्ट्रीय जनता दल कुछ कर सकती है, ना बीएसपी कुछ कर सकती है। और ऐसे में जो चंद्रशेखर रावण, जो एक मुस्लिम वोट के साथ उन्होंने एक तजुर्बा किया नगीना में 65 से 70% मुस्लिम वोट है।
तो साहब वो मुस्लिम वोट के बदौलत चंद्रशेखर उठ के आए। फिर आपको ये भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंद्रशेखर को प्रमोट कर रही है। पहले उनको वाई सिक्योरिटी देती है, फिर वाई सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाकर वो पहले जो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित थी उसको उन्होंने ऑल इंडिया उसको कर दिया। तो ये साफ नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर के जरिए एक नया वोट कटवा पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि मायावती के हिस्से में मुस्लिम वोट नहीं रह गया और बिना मुस्लिम वोट के कोई किसी को डैमेज नहीं कर सकता है। सभा आप इसको मान के चले, ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टा हो रहा है कि मायावती के जो पल्ले से उनके उनकी उनकी गांठ से छूटा हुआ जो दलित वोट है वो फ्लोटिंग वोट बन गया है, जो कभी आपको भाजपा और कभी विपक्ष में जाता हुआ नजर आता है। सभा जी, चलिए ठीक है अनुपम मिश्रा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी सुरेंद्र दुबे जी का। सुरेंद्र जी, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में जिस तरह का सपा ने प्रदर्शन दिखाया, क्या उस तरह का प्रदर्शन सपा अभी उपचुनाव में भी दिखाएगी या बाजी बीजेपी के हाथ में चली जाएगी? नहीं, ये तो देखने की बात होगी, लेकिन इस परिस्थितियों में कोई बहुत अंतर नहीं आया। सब देश में ऐसा कुछ नहीं आ गया है, हो गया है जिसमें हम ये माने कि भाजपा यहाँ 24 की तुलना में अचानक बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। इनके अपने बीजेपी के अंतर्द्वंद भी हैं। योगी जी और अमित शाह का आपस में संघर्ष भी है। कभी योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो केशव देव मौर्य कहते थे कि ये भाजपा का नारा नहीं है। इसका मतलब इन लोगों में आपस में ठनी है। और दूसरा पक्ष ये कि देखिए, जैसे मायावती है, आप सिर्फ मुस्लिम वोट की बात मत समझिए, जो दलित वोट है, जैसे 2024 में मैं जिन इलाकों में भी गया और मैंने मतदाताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बहन जी हमारी आज भी बड़ी सम्मानीय नेता है, लेकिन जब हमको पता चल रहा कि नहीं जीतेंगी तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे। तो देखिए, अब जो कार्यकर्ता पार्टी का आ गया है वो बहुत चौकन्ना है, वो पुराने जमाने का कार्यकर्ता नहीं है। अब वो देखता है कि हमको किधर जाने में फायदा है। अच्छा, और अगर बीजेपी में चला गया दलित वर्ग 14-19 में, तो क्या बुरा किया। मायावती खुद ही बीजेपी में चली गई थी, मतलब बीजेपी के बल पर 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो वो जब गुरुजी ही इस लेवल पर है तो बच्चे क्यों नहीं इस लेवल पर जाएंगे। तो इस वजह से दलित वर्ग जो है न चाहते हुए भी, और दलित वर्ग के मन में कहीं न कहीं जो चंद्रशेखर रावण है उनकी भी छवि दर्द हो रही है। और मुझे याद आता है कि जो इस समय चंद्रशेखर रावण का स्तर है, इसी एज ग्रुप में शायद रही होंगी मायावती, और इन्हीं परिस्थितियों में मायावती का उभार शुरू हुआ था, जब वो उन्होंने तिलक तराजू मारो चार, इनको जूते मारो चार क्या शुरू किया। और मैंने वो दौर भी देखा कि मैं अलीगढ़ से लौट रहा था, एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था जिसमें सिर्फ 50-100 लोग बैठे हुए थे, और मायावती मुझे लगता है उस समय बहुत यंग रहे होंगे, 20 साल 25 साल जो भी उम्र रहे हो, और खूब ब्राह्मणों को गाली दे रही थी और आ रहा था ब्राह्मण के नाम पर। फिर ब्राह्मणों को उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, कौन सा गणेश है, सब किया। तो ब्राह्मण भी होशियार होता है, उसने कहा भाई जूते भी हम ही ने खाए, गणेश भी हम ही, हमको भी राजनीति में रहना है। और कोई भी पार्टी आज ऐसा नहीं है जो ये कहती कि मैं ब्राह्मण वोट चाहिए, लेकिन स्ट्रेटजिस्ट चाहिए ब्राह्मण। ब्राह्मण को आप देखिए, मायावती की भी, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, मायावती की भी सबसे बड़ी स्ट्रेटजिस्ट सतीश मिश्रा है, जिनको अब उन्होंने किनारे कर दिया, जो भी कारण, मुझे पता नहीं क्या किस कारण से। तो मैं उनके परिवार के बहुत से लोगों को जानता हूँ, जिसमें से कई हमारे मित्र भी हैं, और सब इनएक्टिव है, तो जाहिर है कोई बात ऐसी हो गई होगी। तो मायावती चुनाव लड़ती हुई दिखते रहना चाहती है, लड़ नहीं रही, और शायद उनको एक जेल जाने का डर, बड़ा भारी बंगला, जैसे आदमी स्वयं कह जाता है ना, इतने लोगों की वाइस सिक्योरिटी, ये सरकार के अपने अपने तरीके होते हैं।
उनके मन में यह भी भय होगा कि हम जरा सा शासन को नाराज कर दें, हमारी तो सिक्योरिटी वाइज से और नीचे आ जाएगी, एक्स पर चली जाएगी, या एक रिपोर्ट लग जाए कि नहीं, इनको कोई खतरा नहीं। तो जब लगातार आप सुरक्षा घेरे में रहते रहते हैं तो आप साइकोलॉजिकल रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं कि अगर वो पुलिस का कमांडो आपके इर्द गिर्द नहीं निकलेगा तो फिर आप अपने दरवाजे के बाहर कदम रखने से घबराएंगे। ये मैं खूब पॉलिटिकल नेताओं के साथ देख रहा हूँ कि जिसको सिक्योरिटी मिल जाती होगा, हट जाती, तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार। तो कई मुझे लगता है बातें हैं, और मुसलमान का है, बस उसको मालूम है कि जो स्थिति है मुस्लिम की इस देश में, और जिस ढंग से बीजेपी उनको टारगेट कर रही है, जिस ढंग से लिंचिंग होती है, जिस ढंग से बेइज्जत किए जा रहे हैं, बात तो सही, उसमें कोई मतलब कहने न कहने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, एक दिन भागवत कहते हैं कि मुसलमान और हमारा खून एक है, बाद में दत्तात्रेय हौस बोले कह देते हैं कि नहीं, वो कटु बटोगे तो कटोगे, ये नारा बहुत अच्छा है। तो किसको बांटते हो, किसको काटने की बात कर रहे हैं? बात घूम घुमा को हिंदू मुस्लिम की ही कर रहे हैं। तो ऐसे में मुस्लिम वर्ग का मतलब ये कहना चाहिए सुरक्षित कॉर्नर ढूंढ लेना स्वाभाविक है, और वो उन्होंने अलग अलग राज्यों में ढूंढ लिया है। जैसे उत्तर प्रदेश से सपा जानते हैं कि भाई ये पावरफुल है, इनके साथ रहना। अन्य राज्यों में दूसरे लोगों के साथ रहेंगे। बिहार में आप देखिए नीतीश के साथ मुसलमान जो बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इस नेता की छत छाया में हम बचे रहेंगे, तो सुरक्षा का सवाल है ना। तो मुझे नहीं लगता मायावती लड़ रही चुनाव, और वो उनका लोकतंत्र में एक अधिकार है, और 9% 9.25% वोट है। अब इस बाई इलेक्शन में कितना वोट बचेगा ये कहना मुश्किल है। तो लड़ाई तो भाजपा और कांग्रेस में है, और भाजपा और सपा में, और सपा का काफी एज है। एज क्या मतलब, आप ये समझिए कि लीड कर रही है। अब वो 9 में 6 जीतेगी कि 5 जीतेगी कि 7 जीते, बस इतने ही है। 6 और 7 का मामला है। अगर 3 भी बीजेपी जीत जाएगी तो इसके लिए बड़ी भारी विक्ट्री होगी, या ये कहेंगे कि मतलब नाक बच जाएगी, नाक कटने से बच जाएगी। और अगर 2 पर आ गए, 1 पर आ गए, तो फिर जो होना है वो होगा ही। तो मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में काफी कुछ एक सपा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2024 में उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस जो मतलब रहा है विपक्ष का, यूपी में ही रहा है और कहीं नहीं रहा है। तो सपा के पास जिम्मेदारी बहुत है, और मुझे लगता है कि सपा पूरी कोशिश करेगी कि इनको दो सीट से ज्यादा न जीतने। चलिए ठीक है सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र दुबे जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी अजीत नाहर जी का। अजीत जी, अगर नारों की बात करें तो कोई भी राजनीतिक दल हो जो अपने अपने नारे दे रहे हैं, तो क्या इसका असर अगर जनता की बात करें तो जनता में कितना देखने को मिल रहा है? जनता बहुत असर है इस वक्त में, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा असर है। कई सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, वहाँ तख्तियां लेकर के लोग हिंदुत्व और उसकी बातें कर रहे हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे जो मार्केट में चला है अभी नए, बहुत खतरनाक है आने वाले समय में। ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है पूरे देश में फैल रहा है। मेरे कई सारे ऐसे मित्र हैं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो सब भी ऐसे ध्रुवीकरण और उसकी बातें अब करने लगे हैं, और एक काफी बड़ा फर्क आने वाला है देश में आने वाले समय में। तो इसमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी वो बिल्कुल अलग थी, उनकी सोच अलग थी, उनका हिंदुत्व का जो नारा था वो अलग था। वो हिंदू एक बड़े भाई की तरह होता था। लेकिन अभी जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान की, अभी तो दिमाग में ये बैठ गया कि 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुए, पाकिस्तान से युद्ध लड़के आजाद हुए, अंग्रेजों की तो कोई बात ही नहीं है। अंग्रेजों से हमें कोई तकलीफ नहीं है, जिन्होंने इतने साल हमारे राज किया। हमें तकलीफ सिर्फ मुसलमानों से, क्यों समझ में नहीं आता। ये ध्रुवीकरण की राजनीति, इसके कारण से क्या हुआ, 30-32% जो हिंदू वोट हैं वो एकदम कंफर्म हो गए भारतीय जनता पार्टी को। ध्रुवीकरण तो हुआ है,
पहले 12 से 15% वोट होते थे बीजेपी के पक्के वाले, लेकिन अभी 32 से 35% वोट हो गए हैं। और उनको ये पता है कि 32 से 35% वोट हमें जहां जहां मिलेंगे हम रूल करेंगे, हम सरकार बनाएंगे। क्योंकि जो बाकी के 65% वोट है वो टुकड़ों टुकड़ों में है, स्टेट फॉर्मेट में है। इसके लिए ये ओवैसी को भी सपोर्ट करते हैं, उसके लिए राज ठाकरे को भी सपोर्ट करते हैं, उसके लिए ऐसे जो रीजनल पार्टी है उनको ये सपोर्ट करते आए हैं। यहीं पर मायावती भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सपोर्ट करना या उनको टांग मतलब अटका के रखना, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। तो ये जो जो चीजें हो रही है इस देश में, ये लोकतंत्र के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। तो यहाँ पर हम सबको समझना होगा, जातिगत आधार से ऊपर उठ करके समझना होगा। अभी आप सोचिए इस देश के अंदर में क्या सभी चीज सही है हमारे? तो जो चीज गलत है वो क्या पाकिस्तान आगे करता है, ये क्या चाइना आकर के हमारे करता है? हम ही लोग उसके दोषी हैं। जितना इनडिसिप्लिन लोग हैं, अनसिविलाइज लोग हैं हम लोग, तो हम ही है ना, और कोई तो है नहीं। इतने सालों से हम चीजें देख रहे हैं, सुधरती नहीं है। इतना बड़ा बड़ा बजट होने के बावजूद भी सुविधाएं नहीं मिलती है, किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं है, ना रोजगार की बात, ना महंगाई की बात, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की बातें हो रही है। और हर तीसरे महीने में एक बढ़िया चुनाव आ जाता है, हम सब लोग उस चर्चा में शामिल हो जाते हैं। फिर वो होता है, फिर अगले 3 महीने फिर एक चुनाव आ जाता है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला अच्छा है, लेकिन उसके लिए मोदी जी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहते हैं। वो एक अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए विपक्ष की पार्टियों को भी लेना होगा, जनता से भी सुझाव लेने होंगे, तब जाके एक सॉल्यूशन बनेगा। मगर वो उनका पर्पस बिल्कुल क्लियर है। धारा 370 हटाई, परिसीमन किया, तो बिल्कुल पर्पस क्लियर है कि हम आधे क्षेत्र में हम कब्जा रखेंगे तो हम मेजोरिटी में रहेंगे। वही काम वो पूरे देश में करना चाहते हैं कि हम कब्जा करना चाहते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, तो शायद ब्रांड नेम के प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिल जाए। इस देश के अंदर में हम लोग सांसद चुनते हैं और सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं, बट इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री चुनते हैं। अगर अच्छा सांसद चुने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो शायद इस देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा। हमें पढ़ा लिखा सांसद चुनना चाहिए, वैसे हमें पढ़ा लिखा विधायक चुनना चाहिए। विधायक मिलकर के एक मुख्यमंत्री को चुनेंगे नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री का फेस सामने आ गया, बट ये सिस्टम ही नहीं हमारे यहाँ तो विधान परिषद चुनेगी ना कि मुख्यमंत्री का नेता कौन होगा। वो सिस्टम कहाँ गया, लोकतंत्र कहाँ गया? हम तो एक ब्रांड को लेकर के जाते हैं। सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब सिस्टम कैसे डेवलप हो गया पिछले 10 सालों में? इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से एक एक ब्रांड स्टेब्लिश हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने फोटो लगाने शुरू किए, तो उधर भूपेश बघेल भी फोटो लगा रहे हैं, उधर कमलनाथ भी फोटो लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी शामिल है, सभी पार्टी उसी परिपाटी में चली जा रही है। ये बात कर रहे हैं आरक्षण की, तो विपक्ष भी आरक्षण की बात करने लगा, जो धीरे धीरे गौण हो चुकी थी। 2014 तक आप देखेंगे, 2010, 11, 12, 13, 14, जहां आरक्षण की बातें खत्म हो चुकी थी लगभग, जहां ये दलितों की बातें खत्म हो चुकी थी लगभग, पूरा देश एक होने के लिए तैयार बैठा था, वहां से वापिस ध्रुवीकरण हो गया और जातिगत आधार पर हम वापिस बढ़ चुके हैं। या अब बातें होती है, आप सोचिए एक समूह बैठता है 8 लोगों का, 10 लोगों का, उसमें लगभग सभी लोग अलग अलग जाति के होते हैं। इस देश के अंदर में, इस देश में 30 देश शामिल हैं, कितनी संस्कृतियां हैं, कितनी सभ्यता है, कैसे आप सिर्फ इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं? ऐसे तो कल कोई भी स्टेट से उठ करके आएगा, वो हमें अपना राज्य चाहिए। खालिस्तान भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बट हमें उनकी समस्याओं को भी समझना होगा, उनको बिठाना भी पड़ेगा, किसानों की भी समस्या समझनी होगी। ये सब किसकी ड्यूटी है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है, और साथ में राज्य सरकारों को भी शामिल करें। अभी इस देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ही आरोप लगाते हैं विपक्ष के ऊपर, जिनके हाथ में इस कानून का पालन करने का अधिकार उनके हाथ में है, वो कानून का पालन ना करवाते हुए सिर्फ आरोप लगाते हैं। बात करते शीला दीक्षित की, उनके ऊपर आरोप लगाया, उन्हीं शीला दीक्षित के लिए जब वो चली गई तो बढ़िया सा ट्वीट कर रहे हैं मोदी जी। ये कौन सी बात हुई? वाड्रा के ऊपर इतने आरोप लगाए, क्लीन चिट दी गई, क्यों दी गई? हम पूछना चाहते क्यों दी गई? तो फिर आरोप लगाए वो गलत थे, तो केजरीवाल जी को अंदर डाला, तो फिर केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बाद में टिप्पणी देता है। तो हम किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? इस देश में 97% केस में बरी होते हैं अपराधी, तो मतलब सिस्टम हमारा गड़बड़ है, सिस्टम खराब है। 100 में से 97 लोग क्यों फिर परेशान होते हैं जेलों के अंदर जाकर के? जेलों से 1 महीना से लेकर के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी हो गए उनको। जेलों की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। ऐसी कोई चीज मुझे बता दे पिछले 10 साल में, 11 साल में, जो बेहतर हुई है मोदी जी के कार्यकाल में, तो मुझको नहीं लगता। आप ही से सबसे पूछ रहा हूँ, और एक भी अगर कोई चीज बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें हम गर्व कर सके कि हमने ये किया। चाइना को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, इटली को देख लीजिए, वहां से कहाँ पहुंच गए, और हम लोग अभी भी है ना जातिगत आधार पर ठेलों के ऊपर नाम लिखवाने में इसी में लगे हुए। जी ठीक है अजीत जी, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी अनुपम मिश्रा जी से, समय की कमी है। अनुपम मिश्रा जी, अगर बात करें मायावती, तो मायावती किस तरह की राजनीति करना चाह रही है, मंशा क्या है उनकी? क्योंकि सबको पता है कि अगर देखी जाए तो टक्कर की लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच में है यूपी में, और उनको भी अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं पता है अपनी पार्टी का, तो वो उनकी मंशा क्या है, वो सोच क्या रही है?
सवाल देखिए, मेरे पास सामने ये 26 अगस्त को मायावती का एक ट्वीट है, मैंने खोल के रखा है, और उसमें वो पहली बार, ना इसके पहले मैंने कभी मायावती को इस तरह की बात करते नहीं देखा। उन्होंने कहा मेरे ना रहने या मेरे अस्वस्थ रहने पर आकाश आनंद आगे आएंगे और पार्टी की बागडोर संभालेंगे। तो मायावती ने अपनी अस्वस्थता की बात पहली बार की है। अभी तक इसके पहले मायावती ने कभी इस तरह का कोई इशारा नहीं किया कि वो अस्वस्थ हैं या अस्वस्थ होने का उनकी कोई बात है। ये बातें बहुत दिनों से देखिए मीडिया में चल रही थी, और ये बहुत दिनों से मतलब छप नहीं रहा था सवाल, लेकिन ये बातें बहुत दिनों से हो रही थी कि मायावती जी बहुत स्वस्थ नहीं है, मायावती जी उनको कुछ उनको हेल्थ प्रॉब्लम से, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं उनको, और ये बात उनके नजर भी आती थी, उनके चाल ढाल में, उनके व्यक्तित्व भी नजर आती थी, और उनके राजनीति करने के तरीके में भी नजर आती थी। 10 साल से ज्यादा समय हो गया मायावती ने जमीन पे उतरना छोड़ दिया है, आपने देखा है। तो ऐसे में मायावती का स्वास्थ्य एक इशू है, और मुझे लगता है कि ये जो तमाम बातें हो रही हैं, राजनीति और ये फिलॉसफी और ये विचारधारा, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक मोटी सी बात जान लें कि एट द एंड ऑफ द डे हर पॉलिटिशियन अपने आप में एक इंसान होता है, और उसका स्वास्थ्य एक बड़ा कारण होता है उसकी आगे की रणनीति बनाने में और करने में। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मायावती स्वास्थ्य कारणों से उतनी एक्टिव नहीं रह पाई, लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को अपने पैर नहीं जमाने देंगी, पिछली बार उनको महाराष्ट्र तो देखिए आपने कहाँ उनको भेज दिया, छत्तीसगढ़ भेज दिया, हरियाणा भेज दिया, उत्तर प्रदेश में उनको पैर नहीं जमाने देंगी, तो बहुजन समाज पार्टी के आने वाले दिन उत्तर प्रदेश चूंकि उनका गढ़ है, बहुत सुखद एक भविष्य नजर मुझे नहीं आता है। सब चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। दरअसल अगर बात यूपी उपचुनाव की करें तो मायावती भी इसमें शिरकत कर रही है, मायावती भी उपचुनाव लड़ रही है। हालांकि नारों का दौर भी जारी है। यूपी उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। पहले बीजेपी की तरफ से नारा आया, उसके बाद विपक्ष भी इसके काट में तरह तरह के नारे निकाल रहे थे, उसके बाद अब बसपा ने भी अपना नारा दे दिया है। हालांकि इन सब नारों का असर जनता पर कितना होगा, नारों के सहारे जो भी राजनीति करना चाह रहे हैं राजनीतिक दल, उसका असर कितना होगा, इन नारों के सहारे अगर वोटर्स की बात करें तो वोटर्स किस पर अपना भरोसा जताएंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।